एक अकेला। क्या हुआ उस एक अकेले का? क्या हुआ भैया? एक अकेला। ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का। एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा। इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, ये बेईमानी आप देख रहे हैं। अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जब नशा का खुमारी था, नशा सर चढ़ करके बोल रहा था, जब 2019 में वो नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ा तो 2024 में आपके ऊपर क्यों चढ़ेगा? आप तो वो समझदार लोग हैं जो तब इनके भुलावे में नहीं आए, तो अब इनके भुलावे में क्या आएंगे? क्योंकि इनकी सच्चाई तो पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तब करेंगे ना जब वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में रहेगा। जो ही आपकी पार्टी में आ जाएगा तब तो आप उसको जीजा जी कहना शुरू कर देंगे। यही हो रहा है ना। दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो जेल चले जाइए या भाजपा में आ जाइए। भाजपा में जो ही आप आ गए फिर तो आपकी जो है सारी गलती माफ है और आप बिल्कुल धुल करके ऐसे चकाचक साफ हो गए हैं जैसे वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े के ऊपर आयरन भी हो चुका है। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि प्रतिभा ताई ने एक नाम लिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि देश में हिटलर शाही लाई जा रही है। हिटलर शाही जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इस देश के भीतर संविधान का शासन है। और संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? संविधान के शासन का मतलब यह होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में यह बात सुनिश्चित की गई कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जनता के पास वोट का अधिकार है और जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चुनेगी, वो जो है प्रत्याशी होगा जीता हुआ। और जीते हुए प्रत्याशी जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आपने वोट दिया महाविकास आघाड़ी को, आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया एनसीपी को, विधायक जी चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में भी क्या हो रहा है? बीजेपी में ये हो रहा है कि पहले आडवाणी जी हुआ करते थे पीएम इन वेटिंग, आजकल फडणवीस जी हैं पीएम सीएम इन वेटिंग। मतलब अपने ही नेता को, अपने ही कार्यकर्ता को वो पीछे छोड़ करके बाहर से लाए हुए लोगों को बिठा करके सीएम बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान जी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देते हैं कि जो कांग्रेस के नेता यूपीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए थे, वही कांग्रेस के नेता एनडीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए हैं। तो आपने कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया है? आपने कौन सा परिवारवाद के ऊपर कार्रवाई किया है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और ये बेईमानी क्यों हो रही है? ये बेईमानी इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे इस देश की जनता को यह एहसास करा दिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके सामने अत्याचार होता रहेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह बात हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे बिठाने की कोशिश की जा रही है? प्रचार के माध्यम से हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को वोट होगा।
आप जिसको चंद्रपुर में वोट दीजिएगा वही आपका खासदार बनेगा ना, क्या वही खासदार बनेगा ना। फिर यह बात कहां से बोली जा रही है, अब की बार 400 पार कैसे बोला जा रहा है। यह आत्मविश्वास पंत प्रधान को कहां से आ रहा है कि चुनाव होने से पहले ही, वोट होने से पहले ही, अभी पहले चरण का भी वोटिंग नहीं हुआ है, 7 चरण में मतदान होना है और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इनको कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी हैं क्या भविष्य देखते हैं? अगर भविष्य देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि अब की बार पेट्रोल कितना 100 पार होगा। ये भी बता दीजिए कि अब की बार गैस सिलेंडर कितना 100 पार होगा। अब की बार कितने और किसानों को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ेगी, कितने और नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, बेरोजगारी कितना पार होगा, महंगाई कितनी पार होगी, ये भी जरा देश को बता दीजिए ना। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझिए। जब सत्ता को इस बात का अहंकार होता है कि हमको जनता को वोट की जरूरत नहीं है, तब उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है। भाजपा के कैंडिडेट को चंद्रपुर में महाराष्ट्र की महिलाओं का, देश की महिलाओं का, हमारी प्रत्याशी का अपमान करने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ हमने खरीद लिया है। एजेंसी हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, सारा प्रचार तंत्र हमारे कंट्रोल में। तो प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बिठा देंगे कि अब की बार 400 पार, लोग हमको वोट दे ना दें लेकिन हम सीट जीत जाएंगे। यह जो खतरा है, यह खतरा हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी साजिश हमारे साथ रची जा रही है। आज ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं और जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि धीरे धीरे ये इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और संविधान का शासन अगर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संविधान ने आज हमको एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या है कि हम मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमारा भी वोट एक है, जो लोग यहाँ खड़े हैं उनका भी वोट एक है, और आप सब लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आपका भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। यह है संविधान की ताकत कि हवाई जहाज से उड़ने वाला का भी वोट एक होता है और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह है संविधान की ताकत। और यह जो वोट की ताकत से 5 साल में हम सरकार बदल सकते हैं, हम व्यवस्था बदल सकते हैं। जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया, उस सरकार को हम पलट सकते हैं। यह आत्मविश्वास यह हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो आपको मन में लगने लगेगा कि भाजपा जब जीत ही रही है, जब शिंदे जी भी उन्हीं के साथ हैं, फडणवीस जी भी वही गाना गा रहे हैं, अजीत दादा भी वही हैं, कांग्रेस के नेता को भी तोड़ लिया, अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा बढ़िया आदमी है। इसका मतलब वोट नहीं देते। और आपके दिमाग में यह बात बिठा दी जाएगी कि जब जीत ही रहा है और हम हार ही रहे हैं, तो आपका आत्मबल नीचे हो जाए। और आत्मबल नीचे कैसे होता है, और आत्मबल जब इंसान का नीचे हो जाए तो मुनाफा कैसे कमाया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। टीवी पे एक ऐड आता था ना, फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाएगा, आता था ना। एक आदमी हमको बता दीजिए जो फेयर एंड लवली लगा करके अपना मुंह गोरा कर लिया। एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी बताइए। ठीक है, अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा नहीं होता है तो हमको 2 बात सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गोरा हो कि काला हो क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, कृष्ण जी का रंग काला है कि नहीं है? अब मेरा नाम कन्हैया है, अब मोदी जी जिस महिला को छोड़ दिए उनका नाम यशोदा है। जिस
देश में भगवान का रंग काला है, यहाँ जबरदस्ती गोरा होने का क्या जरूरत है? आपके मन में बिठाया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं है तो आप अच्छे नहीं, और जब यह बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तब आपके सामने वो फेयर एंड लवली का ट्यूब बेचा जाता है। अब मार सुबह शाम उसको मुंह में आप घस रहे हैं, कहीं वो गोरा होना है लगाने से? यही बात, यही साइकोलॉजी हमारे दिमाग के साथ खेली जा रही है। अब तेंदुलकर आकर के आपको कहेगा कि पुष्प पीजिए, तो आप 250 रुपए किलो जो है चीनी खरीद करके पीजिएगा और पिलाइएगा अपने बच्चों को। प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि हकीकत से आपको दूर किया जाए। आप टीवी खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप मोबाइल खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप रेडियो सुनिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप अखबार खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। ऐसा लगता है कि मोदी जी इंसान नहीं हो। अभी तो भाजपा के नेताओं ने ये कहना भी शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी भगवान हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि नाम लेंगे मोदी जी का, नाम लेंगे मोदी जी का, फोटो दिखाएंगे मोदी जी का, तो उसके पीछे ये सवाल गुम हो जाएगा कि आपने सरकार चलाई इस देश में 10 साल। 10 साल के कार्यकाल में आपने कौन सा ऐसा 10 काम किया है कि जिसके आधार पे आपको 2024 में भी वोट दिया जाए? यह सवाल अब की बार 400 पार के पीछे छुप जाएगा कि अब की बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सोना 35,000 रुपए 40,000 रुपए तोला मिलता था वो 75,000 रुपए तोला क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि इस देश के अंदर रोज बरोज कमर तोड़ महंगाई क्यों बढ़ रही है, और पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, प्रधानमंत्री की तरह नकली डिग्री नहीं, ओरिजिनल इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। हर मिनट महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्यों काम धंधा कम होता जा रहा है। क्यों हमारी उम्र में हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जितना काम कर पाए आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों की शादी की, घर बनाया और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया। आज जो नई पीढ़ी है वह यह काम क्यों नहीं कर पा रही है। हम में से ज्यादा नौजवान आज भी माँ बाप के बनाए घर में रह रहा है, अपना घर नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं और नौकरी मिलने से पहले, नौकरी बाद में मिलती है, कर्जदार आप पहले बन जाते हैं। ईएमआई की हालत यह है कि वॉशिंग मशीन से लेकर के, फ्रिज से लेकर के गाड़ी तक हर चीज ईएमआई पे चल रहा है। ये जो हालत हुई है अर्थव्यवस्था की, उसका जवाबदेह कौन है? और जो वादे सरकार ने किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से किए थे, उन वादों का क्या हुआ? वादा किया था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी बता दीजिए जिसके खाते में 15 लाख रुपया सरकार ने भेजा हो। कोई एक आदमी? कोई एक आदमी? नहीं, मैं वो भाजपा के प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके खाते में 15 लाख नहीं, उसके खाते में हो सकता है 1500 करोड़ पहुंच गया हो। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। किसी के खाते में 15 लाख नहीं पहुंचा। हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार मिलना था, किसी को रोजगार नहीं मिला। जो वादे सरकार ने किए थे उसमें से कौन सा वादा पूरा हो गया? बुलेट ट्रेन चलने लगी क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया क्या? किसानों को उनकी आमदनी दुगनी हो गई क्या? महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए क्या? भ्रष्टाचार रुक गए क्या? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है।
तो 2 बार पंतप्रधान बनने के बाद जब तीसरी बार फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो आज की तारीख में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए आप भाजपा का चुनाव प्रचार उठा करके देख लीजिए, उनके चुनाव प्रचार में रोजगार की बात गायब है, महंगाई की बात गायब है, महिला सुरक्षा की बात गायब है, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात गायब है, एमएसपी की बात गायब है। ये सब शब्द उनके भाषणों से गायब हो चुके हैं। इसीलिए जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो भाजपा के प्रत्याशी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी, हमारी प्रत्याशी के महिला होने के चलते आंसू होना गलत बात है क्या? आंसू होना अगर गलत बात है तो मुझे बताइए, जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो जब बेटी की विदाई होने लगती है तो बेटी रोती है कि नहीं रोती है? रोना तो इंसान की बात है ना, रोना इंसान की बात है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान खुश होता है, इंसान दुखी होता है। जिस इंसान ने अपने जीवन संगिनी को खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया हो, वो तो रोएगा ही ना। वही नहीं रोएगा जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया हो, झूठ बोला हो, देश को गुमराह किया हो। उसी को नहीं मालूम है कि जीवन साथी होने का क्या मतलब होता है। और आज जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो एक कहावत है ना कि पुरानी शराब को ही नए बोतल में परोसा जा रहा है। पुराने ही जुमलों को गारंटी का नाम दे दिया गया है। और आज उन्होंने एक गारंटी पत्र जारी किया है। एक तो वो जो गारंटी पत्र है, वो गारंटी पत्र नहीं है, वो जुमला पत्र है, जुमला पत्र। और उस जुमला पत्र को जब आप देखेंगे तो उस जुमला पत्र में 50 से ज्यादा फोटो तो खाली प्रधानमंत्री का लगाया गया है। अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगाने से हमारा कल्याण होता हो, तो हर पेट्रोल पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, वहां पे पेट्रोल 100 रुपए की वजह 50 रुपए लीटर मिल रहा होता। और उस पूरे के पूरे पत्र में कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई है, रोजगार की बात नहीं की गई है, और इस देश के भीतर नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं किया। इसीलिए आप तमाम लोगों को तय करना है, 3 चीज आपको तय करना है। पहला कि वोट आपको देना है। आप जिसको वोट दीजिएगा, 400 पार क्या, वो 500 पार भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकार जनता का है। जनता तय करेगी कि किसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है। दूसरी बात कि अगर चुनाव हो रहा है, तो चुनाव इस बात के बीच में होगा कि अगर इस देश के अंदर चुनाव होंगे तो जनता के सवालों पर चुनाव होंगे। बीजेपी बताए कि 10 साल में उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या किया, कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, कितनी सड़कें बनाई, कितना एम्स खोला, कितने आईआईएम खोले, कितनी फैक्ट्रियां खोली, कितना किसानों का कर्जा माफ किया। ये बीजेपी बताए। और फिर हम बताएंगे कि हमने देश के लिए क्या किया है और हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण किया जा सके। राजनीति भावनाओं को भड़का करके नहीं हो, राजनीति लोगों के मुद्दों के आधार पर हो। और लोगों का मुद्दा यह है कि लोग बेकारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए एक तरफ माताओं और बहनों को बदनाम करने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ माताओं और बहनों को सम्मान करने के लिए हम महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना आमदनी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसीलिए एक तरफ वो नौजवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर डिग्री है तो नौकरी है, और 1 लाख का अप्रेंटिस योजना के तहत हर नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे, और 30 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं उसको हम भरने का काम करेंगे। और कानून बना करके, सिर्फ भाषण देकर के नहीं कि आज भाषण देकर के चले गए और इस बात का कोई गारंटी नहीं हो कि वो लागू हुआ कि नहीं हुआ।
कानून बना करके, एमएसपी का कानून बना करके हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। समाज के हर वर्ग को, हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हर तबके के, हर वर्ग के लोगों की गिनती कीजिए, एक्सरे कीजिए और जिसकी जो आर्थिक हालत है, जिसकी जो सामाजिक हालत है, उस आर्थिक और सामाजिक हालत को बेहतर करने के लिए हमने गिनती करो का संकल्प किया है। और किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि इस समाज का छीन करके उस समाज को दे देना है, बल्कि बिना वजह का जो 50% का कैप बना करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस कैप को खत्म करेंगे, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। यह तमाम संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं। ये मेरा आग्रह है आपसे, मेरा अपील है आपसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई देश में होने जा रही है। इसीलिए आप सब लोगों को अपना मतभेद भुला करके, होता है ना कि अलायंस में ये सीट हम लेना चाहते थे, वो सीट हम लेना चाहते थे, इस नेता का उस नेता से नहीं बनता है, उस नेता का इस नेता से नहीं बनता है। यह तमाम मतभेद को भुला करके एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसका काम है महाराष्ट्र के सम्मान को पुनर्स्थापित करना। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके महाराष्ट्र के आम लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है, तो महाराष्ट्र के आत्म सम्मान के लिए जो आपकी बहू बेटी के बारे में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने की भाषा बोली जाती है, उस अपमान के खिलाफ महाराष्ट्र के सम्मान के लिए आप तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसके पास महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, एक मुद्दा है, जिसमें हम रोजगार कैसे देंगे, जिसमें हम महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जुमला है, झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, इसके बीच में यह संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के आपको ये सोचना है कि प्रतिभा ताई सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, हम सब प्रत्याशी हैं और चंद्रपुर के सम्मान के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और तमाम कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। और दूसरी बात कि यह जो निर्णायक और विचारधारात्मक लड़ाई है, इस लड़ाई में इस देश को यह तय करना है कि क्या जुमलेबाजी करते हुए हर साल दर साल, हर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, या इस देश की 140 करोड़ जनता उस शासक को सबक सिखाएगी और उसको बताएगी कि आने वाले समय में इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो अब की बार 400 पार बोल करके देश की जनता को अपमानित करने का काम करे, उसको सबक सिखाने का काम करेगी। इसका फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप एकजुट रहें, मुस्तैद रहें, सशक्त रहें और मन में इस बात को लेकर के चलें कि इस बार चंद्रपुर में न सिर्फ आपको प्रतिभा ताई का हाथ मजबूत करना है, बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए, पूरे देश के सम्मान के लिए, पूरे देश को एक मैसेज भेजना है कि जब जब सत्ता अहंकारी होती है तो सत्ता के अहंकार के सामने जनता खड़ी हो जाती है, जन आंदोलन बन जाता है, उस अहंकार को चूर करने का काम करती है। और दो विचार के रूप में आपको, दो विचारधारा के बीच में जो संघर्ष है, उसमें एक विचारधारा को आपको चुनना है। एक तरफ नफरत की भाषा है, बंटवारे की भाषा है और लोगों के मुद्दों को गुमराह करने की भाषा है, और दूसरी तरफ गांधी की भाषा है जिसमें हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। एक तरफ आपका
तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना, तो अकेला हो गए ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? क्या हुआ भैया? एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का। एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा। इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, ये बेईमानी आप देख रहे हैं? अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जब नशा का खुमारी था, नशा सर चढ़ करके बोल रहा था, जब 2019 में वो नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ा तो 2024 में आपके ऊपर क्यों चढ़ेगा? आप तो वो समझदार लोग हैं जो तब इनके भुलावे में नहीं आए तो अब इनके भुलावे में क्या आएंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई तो पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तब करेंगे ना जब वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में रहेगा। जो ही आपकी पार्टी में आ जाएगा तब तो आप उसको जीजा जी कहना शुरू कर देंगे। यही हो रहा है ना। दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो जेल चले जाइए या भाजपा में आ जाइए। भाजपा में जो ही आप आ गए फिर तो आपकी जो है सारी गलती माफ है और आप बिल्कुल धुल करके ऐसे चकाचक साफ हो गए हैं जैसे वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े के ऊपर आयरन भी हो चुका है। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि प्रतिभा ताई ने एक नाम लिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि देश में हिटलर शाही लाई जा रही है। हिटलर शाही जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इस देश के भीतर संविधान का शासन है। और संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? संविधान के शासन का मतलब ये होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में यह बात सुनिश्चित की गई कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जनता के पास वोट का अधिकार है और जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चुनेगी, वो जो है प्रत्याशी होगा जीता हुआ। और जीते हुए प्रत्याशी जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आपने वोट दिया महाविकास आघाड़ी को, आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया एनसीपी को, विधायक जी चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में भी क्या हो रहा है? बीजेपी में ये हो रहा है कि पहले आडवाणी जी हुआ करते थे पीएम इन वेटिंग, आजकल फडणवीस जी हैं सीएम इन वेटिंग। मतलब अपने ही नेता को, अपने ही कार्यकर्ता को वो पीछे छोड़ करके बाहर से लाए हुए लोगों को बिठा करके सीएम बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान जी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देते हैं कि जो कांग्रेस के नेता यूपीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए थे, वही कांग्रेस के नेता एनडीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए हैं। तो आपने कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया है? आपने कौन सा परिवारवाद के ऊपर कार्रवाई किया है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और ये बेईमानी क्यों हो रही है? ये बेईमानी इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे इस देश की जनता को यह एहसास करा दिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है।
आपके सामने अत्याचार होता रहेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह बात हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे बिठाने की कोशिश की जा रही है? प्रचार के माध्यम से हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को वोट होगा। आप जिसको चंद्रपुर में वोट दीजिएगा वही आपका खासदार बनेगा ना? क्या वही खासदार बनेगा ना? फिर यह बात कहां से बोली जा रही है? अब की बार 400 पार कैसे बोला जा रहा है? यह आत्मविश्वास पंत प्रधान को कहां से आ रहा है कि चुनाव होने से पहले ही, वोट होने से पहले ही, अभी पहले चरण का भी वोटिंग नहीं हुआ है, 7 चरण में मतदान होना है, और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इनको कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी हैं क्या भविष्य देखते हैं? अगर भविष्य देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि अब की बार पेट्रोल कितना 100 पार होगा। ये भी बता दीजिए कि अब की बार गैस सिलेंडर कितना 100 पार होगा। अब की बार कितने और किसानों को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ेगी, कितने और नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, बेरोजगारी कितना पार होगा, महंगाई कितनी पार होगी, ये भी जरा देश को बता दीजिए ना। इसका क्या मतलब है? इस बात को समझिए। जब सत्ता को इस बात का अहंकार होता है कि हमको जनता को वोट की जरूरत नहीं है, तब उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है। भाजपा के कैंडिडेट को चंद्रपुर में महाराष्ट्र की महिलाओं का, देश की महिलाओं का, हमारी प्रत्याशी का अपमान करने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ हमने खरीद लिया है। एजेंसी हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, सारा प्रचार तंत्र हमारे कंट्रोल में। तो प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बिठा देंगे कि अब की बार 400 पार, लोग हमको वोट दे ना दें, लेकिन हम सीट जीत जाएंगे। ये जो खतरा है, यह खतरा हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी साजिश हमारे साथ रची जा रही है। आज ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं, और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि धीरे धीरे ये इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और संविधान का शासन अगर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संविधान ने आज हमको एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या है? कि हम मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमारा भी वोट एक है, जो लोग यहाँ खड़े हैं उनका भी वोट एक है, और आप सब लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आपका भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। यह है संविधान की ताकत कि हवाई जहाज से उड़ने वाला का भी वोट एक होता है, और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह है संविधान की ताकत। और यह जो वोट की ताकत से 5 साल में हम सरकार बदल सकते हैं, हम व्यवस्था बदल सकते हैं। जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया, उस सरकार को हम पलट सकते हैं। यह आत्मविश्वास यह हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो आपको मन में लगने लगेगा कि भाजपा जब जीत ही रही है, जब शिंदे जी भी उन्हीं के साथ हैं, फडणवीस जी भी वही गाना गा रहे हैं, अजीत दादा भी वही हैं, कांग्रेस के नेता को भी तोड़ लिया, अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा बढ़िया आदमी है। इसका मतलब वोट नहीं देते। और आपके दिमाग में यह बात बिठा दी जाएगी कि जब जीत ही रहा है और हम हार ही रहे हैं, तो आपका आत्मबल नीचे हो जाए। और आत्मबल नीचे कैसे होता है, और आत्मबल जब इंसान का नीचे हो जाए तो मुनाफा कैसे कमाया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। टीवी पे एक ऐड आता था ना, फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाएगा, आता था ना। एक आदमी हमको बता दीजिए जो फेयर एंड लवली लगा करके अपना मुंह गोरा कर लिया। एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी बताइए। ठीक है, अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा नहीं होता है, तो हमको 2 बात सोचनी चाहिए।
पहली बात तो ये कि गोरा हो कि काला हो क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, कृष्ण जी का रंग काला है कि नहीं है? अब मेरा नाम कन्हैया है, अब मोदी जी जिस महिला को छोड़ दिए उनका नाम यशोदा है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, यहां जबरदस्ती गोरा होने का क्या जरूरत है? आपके मन में बिठाया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं है तो आप अच्छे नहीं। और जब यह बात आपके दिमाग में बैठ जाती है, तब आपके सामने वो फेयर एंड लवली का ट्यूब बेचा जाता है। अब मार सुबह शाम उसको मुंह में आप घस रहे हैं, कहीं वो गोरा होना है लगाने से। यही बात, यही साइकोलॉजी हमारे दिमाग के साथ खेली जा रही है। अब तेंदुलकर आकर के आपको कहेगा कि बूस्ट पीजिए, तो आप 250 रुपए किलो जो है चीनी खरीद करके पीजिएगा और पिलाइएगा अपने बच्चों को। प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि हकीकत से आपको दूर किया जाए। आप टीवी खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप मोबाइल खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप रेडियो सुनिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप अखबार खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। ऐसा लगता है कि मोदी जी इंसान नहीं हो। अभी तो भाजपा के नेताओं ने ये कहना भी शुरू कर दिया है, कि मोदी जी भगवान हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि नाम लेंगे मोदी जी का, फोटो दिखाएंगे मोदी जी का, तो उसके पीछे ये सवाल गुम हो जाएगा कि आपने सरकार चलाई इस देश में 10 साल। 10 साल के कार्यकाल में आपने कौन सा ऐसा 10 काम किया है कि जिसके आधार पे आपको 2024 में भी वोट दिया जाए? यह सवाल अब की बार 400 पार के पीछे छुप जाएगा कि अब की बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, वो सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सोना 35,000 रुपए, 40,000 रुपए तोला मिलता था, वो 75,000 रुपए तोला क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि इस देश के अंदर रोज बरोज कमर तोड़ महंगाई क्यों बढ़ रही है। और पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, प्रधानमंत्री की तरह नकली डिग्री नहीं, ओरिजिनल इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। हर मिनट महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्यों काम धंधा कम होता जा रहा है। क्यों हमारी उम्र में हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जितना काम कर पाए, आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों की शादी की, घर बनाया और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया। आज जो नई पीढ़ी है वह यह काम क्यों नहीं कर पा रही है। हम में से ज्यादा नौजवान आज भी माँ बाप के बनाए घर में रह रहा है, अपना घर नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं और नौकरी मिलने से पहले, नौकरी बाद में मिलती है, कर्जदार आप पहले बन जाते हैं। ईएमआई की हालत यह है कि वॉशिंग मशीन से लेकर के, फ्रिज से लेकर के गाड़ी तक हर चीज ईएमआई पे चल रहा है। ये जो हालत हुई है अर्थव्यवस्था की, उसका जवाबदेह कौन है। और जो वादे सरकार ने किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से किए थे, उन वादों का क्या हुआ। वादा किया था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी बता दीजिए जिसके खाते में 15 लाख रुपया सरकार ने भेजा हो। कोई एक आदमी नहीं। मैं वो भाजपा के प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके खाते में 15 लाख नहीं, उसके खाते में हो सकता है 1500 करोड़ पहुंच गया हो। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। किसी के खाते में 15 लाख नहीं पहुंचा। हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार मिलना था,
किसी को रोजगार नहीं मिला। जो वादे सरकार ने किए थे उसमें से कौन सा वादा पूरा हो गया? बुलेट ट्रेन चलने लगी क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया क्या? किसानों को उनकी आमदनी दुगनी हो गई क्या? महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए क्या? भ्रष्टाचार रुक गए क्या? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो 2 बार पंतप्रधान बनने के बाद जब तीसरी बार फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आज की तारीख में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए आप भाजपा का चुनाव प्रचार उठा करके देख लीजिए। उनके चुनाव प्रचार में रोजगार की बात गायब है, महंगाई की बात गायब है, महिला सुरक्षा की बात गायब है, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात गायब है, एमएसपी की बात गायब है। ये सब शब्द उनके भाषणों से गायब हो चुके हैं। इसीलिए जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो भाजपा के प्रत्याशी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हमारी प्रत्याशी के महिला होने के चलते आंसू होना गलत बात है क्या? आंसू होना अगर गलत बात है तो मुझे बताइए, जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो जब बेटी की विदाई होने लगती है तो बेटी रोती है कि नहीं रोती है? रोना तो इंसान की बात है ना, रोना इंसान की बात है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान खुश होता है, इंसान दुखी होता है। जिस इंसान ने अपने जीवन संगिनी को खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया हो, वो तो रोएगा ही ना। वही नहीं रोएगा जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया हो, झूठ बोला हो, देश को गुमराह किया हो। उसी को नहीं मालूम है कि जीवन साथी होने का क्या मतलब होता है। और आज जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो एक कहावत है ना कि पुरानी शराब को ही नए बोतल में परोसा जा रहा है। पुराने ही जुमलों को गारंटी का नाम दे दिया गया है। और आज उन्होंने एक गारंटी पत्र जारी किया है। एक तो वो जो गारंटी पत्र है वो गारंटी पत्र नहीं है, वो जुमला पत्र है, जुमला पत्र। और उस जुमला पत्र को जब आप देखेंगे तो उस जुमला पत्र में 50 से ज्यादा फोटो तो खाली प्रधानमंत्री का लगाया गया है। अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगाने से हमारा कल्याण होता हो तो हर पेट्रोल पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, वहां पे पेट्रोल 100 रुपए की वजह 50 रुपये लीटर मिल रहा होता। और उस पूरे के पूरे पत्र में कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई है, रोजगार की बात नहीं की गई है, और इस देश के भीतर नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं किया। इसीलिए आप तमाम लोगों को तय करना है, 3 चीज आपको तय करना है। पहला कि वोट आपको देना है। आप जिसको वोट दीजिएगा 400 पार क्या, वो 500 पार भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकार जनता का है। जनता तय करेगी क्योंकि उसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है। दूसरी बात कि अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव इस बात के बीच में होगा कि अगर इस देश के अंदर चुनाव होंगे तो जनता के सवालों पर चुनाव होंगे। बीजेपी बताए कि 10 साल में उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या किया, कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, कितनी सड़कें बनाई, कितना एम्स खोला, कितने आईआईएम खोले, कितनी फैक्ट्रियां खोली, कितना किसानों का कर्जा माफ किया। ये बीजेपी बताए। और फिर हम बताएंगे कि हमने देश के लिए क्या किया है और हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जा सके। राजनीति भावनाओं को भड़का करके नहीं हो, राजनीति लोगों के मुद्दों के आधार पर हो। और लोगों का मुद्दा यह है कि लोग बेकारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए एक तरफ माताओं और बहनों को बदनाम करने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ माताओं और बहनों को सम्मान करने के लिए हम महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना आमदनी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसीलिए एक तरफ वो नौजवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर डिग्री है
तो नौकरी है, और 1 लाख का अप्रेंटिस योजना के तहत हर नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे, और 30 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं उसको हम भरने का काम करेंगे। और कानून बना करके, सिर्फ भाषण देकर के नहीं कि आज भाषण देकर के चले गए और इस बात का कोई गारंटी नहीं हो कि वो लागू हुआ कि नहीं हुआ। कानून बना करके, एमएसपी का कानून बना करके हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। समाज के हर वर्ग को, हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हर तबके के, हर वर्ग के लोगों की गिनती कीजिए, एक्सरे कीजिए, और जिसकी जो आर्थिक हालत है, जिसकी जो सामाजिक हालत है, उस आर्थिक और सामाजिक हालत को बेहतर करने के लिए हमने गिनती करो का संकल्प किया है। और किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि इस समाज का छीन करके उस समाज को दे देना है, बल्कि बिना वजह का जो 50% का कैप बना करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस कैप को खत्म करेंगे, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। यह तमाम संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं। ये मेरा आग्रह है आपसे, मेरा अपील है आपसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई देश में होने जा रही है। इसीलिए आप सब लोगों को अपना मतभेद भुला करके, होता है ना कि अलायंस में ये सीट हम लेना चाहते थे, वो सीट हम लेना चाहते थे, इस नेता का उस नेता से नहीं बनता है, उस नेता का इस नेता से नहीं बनता है। यह तमाम मतभेद को भुला करके एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसका काम है महाराष्ट्र के सम्मान को पुनर्स्थापित करना। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके महाराष्ट्र के आम लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है, तो महाराष्ट्र के आत्म सम्मान के लिए जो आपकी बहू बेटी के बारे में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने की भाषा बोली जाती है, उस अपमान के खिलाफ महाराष्ट्र के सम्मान के लिए आप तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसके पास महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, एक मुद्दा है, जिसमें हम रोजगार कैसे देंगे, जिसमें हम महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जुमला है, झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, इसके बीच में यह संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के आपको ये सोचना है कि प्रतिभाताई सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, हम सब प्रत्याशी हैं, और चंद्रपुर के सम्मान के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, और तमाम कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। और दूसरी बात कि यह जो निर्णायक और विचारधारात्मक लड़ाई है, इस लड़ाई में इस देश को यह तय करना है कि क्या जुमलेबाजी करते हुए हर साल दर साल, हर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, या इस देश की 140 करोड़ जनता उस शासक को सबक सिखाएगी और उसको बताएगी कि आने वाले समय में इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो अब की बार 400 पार बोल करके देश की जनता को अपमानित करने का काम करे, उसको सबक सिखाने का काम करेगी। इसका फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप एकजुट रहें, मुस्तैद रहें, सशक्त रहें, और मन में इस बात को लेकर के चलें कि इस बार चंद्रपुर में न सिर्फ आपको प्रतिभाताई का हाथ मजबूत करना है, बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए, पूरे देश के सम्मान के लिए, पूरे देश को एक मैसेज भेजना है कि जब जब सत्ता अहंकारी होती है तो सत्ता के अहंकार के सामने जनता खड़ी हो जाती है, जन आंदोलन बन जाता है, उस अहंकार को चूर करने का काम करती है। और दो विचार के रूप में आपको, दो विचारधारा के बीच में जो संघर्ष है, उसमें एक विचारधारा को आपको चुनना है।
एक तरफ नफरत की भाषा है, बंटवारे की भाषा है और लोगों के मुद्दों को गुमराह करने की भाषा है, और दूसरी तरफ गांधी की भाषा है जिसमें हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति। मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना, तो अकेला हो गए ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? क्या हुआ भैया? एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा, इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, ये बेईमानी आप देख रहे हैं? अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जब नशा का खुमारी था, नशा सर चढ़ करके बोल रहा था, जब 2019 में वो नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ा तो 2024 में आपके ऊपर क्यों चढ़ेगा? आप तो वो समझदार लोग हैं जो तब इनके भुलावे में नहीं आए तो अब इनके भुलावे में क्या आएंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई तो पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तब करेंगे ना जब वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में रहेगा। जो ही आपकी पार्टी में आ जाएगा तब तो आप उसको जीजा जी कहना शुरू कर देंगे। यही हो रहा है ना। दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो जेल चले जाइए या भाजपा में आ जाइए। भाजपा में जो ही आप आ गए फिर तो आपकी जो है सारी गलती माफ है और आप बिल्कुल धुल करके ऐसे चकाचक साफ हो गए हैं जैसे वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े के ऊपर आयरन भी हो चुका है। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि प्रतिभा ताई ने एक नाम लिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि देश में हिटलर शाही लाई जा रही है। हिटलर शाही जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इस देश के भीतर संविधान का शासन है। और संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? संविधान के शासन का मतलब यह होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में यह बात सुनिश्चित की गई कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जनता के पास वोट का अधिकार है और जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चुनेगी, वो जो है प्रत्याशी होगा जीता हुआ, और जीते हुए प्रत्याशी जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आपने वोट दिया महाविकास आघाड़ी को, आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया एनसीपी को, विधायक जी चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में भी क्या हो रहा है? बीजेपी में ये हो रहा है कि पहले आडवाणी जी हुआ करते थे पीएम इन वेटिंग, आजकल फडणवीस जी हैं सीएम इन वेटिंग। मतलब अपने ही नेता को, अपने ही कार्यकर्ता को वो पीछे छोड़ करके बाहर से लाए हुए लोगों को बिठा करके सीएम बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान जी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देते हैं कि जो कांग्रेस के नेता यूपीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए थे
वही कांग्रेस के नेता एनडीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए हैं, तो आपने कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया है? आपने कौन सा परिवारवाद के ऊपर कार्रवाई किया है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और ये बेईमानी क्यों हो रही है? ये बेईमानी इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे इस देश की जनता को यह एहसास करा दिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके सामने अत्याचार होता रहेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह बात हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे बिठाने की कोशिश की जा रही है? प्रचार के माध्यम से हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को वोट होगा, आप जिसको चंद्रपुर में वोट दीजिएगा वही आपका खासदार बनेगा ना? क्या वही खासदार बनेगा ना? फिर यह बात कहां से बोली जा रही है? अब की बार 400 पार कैसे बोला जा रहा है? यह आत्मविश्वास पंत प्रधान को कहां से आ रहा है कि चुनाव होने से पहले ही, वोट होने से पहले ही, अभी पहले चरण का भी वोटिंग नहीं हुआ है, 7 चरण में मतदान होना है और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इनको कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी हैं क्या भविष्य देखते हैं? अगर भविष्य देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि अब की बार पेट्रोल कितना 100 पार होगा। ये भी बता दीजिए कि अब की बार गैस सिलेंडर कितना 100 पार होगा। अब की बार कितने और किसानों को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ेगी, कितने और नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, बेरोजगारी कितना पार होगा, महंगाई कितनी पार होगी, ये भी जरा देश को बता दीजिए, बता दीजिए ना। इसका क्या मतलब है? इस बात को समझिए। जब सत्ता को इस बात का अहंकार होता है कि हमको जनता को वोट की जरूरत नहीं है, तब उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है। भाजपा के कैंडिडेट को चंद्रपुर में महाराष्ट्र की महिलाओं का, देश की महिलाओं का, हमारी प्रत्याशी का अपमान करने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ हमने खरीद लिया है। एजेंसी हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, सारा प्रचार तंत्र हमारे कंट्रोल में। तो प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बिठा देंगे कि अब की बार 400 पार, लोग हमको वोट दे ना दें लेकिन हम सीट जीत जाएंगे। ये जो खतरा है, यह खतरा हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी साजिश हमारे साथ रची जा रही है। आज ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं और जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि धीरे धीरे ये इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और संविधान का शासन अगर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संविधान ने आज हमको एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या है? कि हम मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमारा भी वोट एक है, जो लोग यहाँ खड़े हैं उनका भी वोट एक है, और आप सब लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आपका भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। यह है संविधान की ताकत कि हवाई जहाज से उड़ने वाला का भी वोट एक होता है और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह है संविधान की ताकत। और यह जो वोट की ताकत से 5 साल में हम सरकार बदल सकते हैं, हम व्यवस्था बदल सकते हैं। जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया उस सरकार को हम पलट सकते हैं। यह आत्मविश्वास यह हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो आपको मन में लगने लगेगा कि भाजपा जब जीत ही रही है, जब शिंदे जी भी उन्हीं के साथ हैं, फडणवीस जी भी वही गाना गा रहे हैं, अजीत दादा भी वही हैं, कांग्रेस के नेता को भी तोड़ लिया, अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा बढ़िया आदमी है। इसका मतलब वोट नहीं देते। और आपके दिमाग में यह बात बिठा दी जाएगी कि जब जीत ही रहा है और हम हार ही रहे हैं तो आपका आत्मबल नीचे हो जाए। और आत्मबल नीचे कैसे होता है, और आत्मबल जब इंसान का नीचे हो जाए तो मुनाफा कैसे कमाया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं।
टीवी पे एक ऐड आता था ना, फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाएगा, आता था ना। एक आदमी हमको बता दीजिए जो फेयर एंड लवली लगा करके अपना मुंह गोरा कर लिया, एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी बताइए। ठीक है, अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा नहीं होता है तो हमको दो बात सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गोरा हो कि काला हो क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, कृष्ण जी का रंग काला है कि नहीं है? अब मेरा नाम कन्हैया है, अब मोदी जी जिस महिला को छोड़ दिए उनका नाम यशोदा है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, यहां जबरदस्ती गोरा होने का क्या जरूरत है? आपके मन में बिठाया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं। और जब यह बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तब आपके सामने वो फेयर एंड लवली का ट्यूब बेचा जाता है। अब मार सुबह शाम उसको मुंह में आप घस रहे हैं, कहीं वो गोरा होना है लगाने से? यही बात, यही साइकोलॉजी हमारे दिमाग के साथ खेली जा रही है। अब तेंदुलकर आकर के आपको कहेगा कि पुष्प पीजिए, तो आप 250 रुपए किलो जो है चीनी खरीद करके पीजिएगा और पिलाइएगा अपने बच्चों को। प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि हकीकत से आपको दूर किया जाए। आप टीवी खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप मोबाइल खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप रेडियो सुनिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप अखबार खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। ऐसा लगता है कि मोदी जी इंसान नहीं हो। अभी तो भाजपा के नेताओं ने ये कहना भी शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी भगवान हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि नाम लेंगे मोदी जी का, नाम लेंगे मोदी जी का, फोटो दिखाएंगे मोदी जी का, तो उसके पीछे ये सवाल गुम हो जाएगा कि आपने सरकार चलाई इस देश में 10 साल। 10 साल के कार्यकाल में आपने कौन सा ऐसा 10 काम किया है कि जिसके आधार पे आपको 2024 में भी वोट दिया जाए? यह सवाल अब की बार 400 पार के पीछे छुप जाएगा कि अब की बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सोना 35,000 रुपए 40,000 रुपए तोला मिलता था वो 75,000 रुपए तोला क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि इस देश के अंदर रोज बरोज कमर तोड़ महंगाई क्यों बढ़ रही है और पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, प्रधानमंत्री की तरह नकली डिग्री नहीं, ओरिजिनल इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। हर मिनट महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्यों काम धंधा कम होता जा रहा है। क्यों हमारी उम्र में हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जितना काम कर पाए आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों की शादी की, घर बनाया और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया। आज जो नई पीढ़ी है वह यह काम क्यों नहीं कर पा रही है। हम में से ज्यादा नौजवान आज भी माँ बाप के बनाए घर में रह रहा है, अपना घर नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं और नौकरी मिलने से पहले, नौकरी बाद में मिलती है, कर्जदार आप पहले बन जाते हैं। ईएमआई की हालत यह है कि वॉशिंग मशीन से लेकर के, फ्रिज से लेकर के गाड़ी तक हर चीज ईएमआई पे चल रहा है। ये जो हालत हुई है अर्थव्यवस्था की, उसका जवाबदेह कौन है? और जो वादे सरकार ने किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से किए थे, उन वादों का क्या हुआ? वादा किया था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे,
एक आदमी बता दीजिए जिसके खाते में 15 लाख रुपया सरकार ने भेजा हो, कोई एक आदमी, कोई एक आदमी नहीं। मैं वो भाजपा के प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके खाते में 15 लाख नहीं, उसके खाते में हो सकता है 1500 करोड़ पहुंच गया हो। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। किसी के खाते में 15 लाख नहीं पहुंचा, हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार मिलना था, किसी को रोजगार नहीं मिला। जो वादे सरकार ने किए थे उसमें से कौन सा वादा पूरा हो गया? बुलेट ट्रेन चलने लगी क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया क्या? किसानों को उनकी आमदनी दुगनी हो गई क्या? महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए क्या? भ्रष्टाचार रुक गए क्या? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो 2 बार पंतप्रधान बनने के बाद जब तीसरी बार फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो आज की तारीख में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए आप भाजपा का चुनाव प्रचार उठा करके देख लीजिए, उनके चुनाव प्रचार में रोजगार की बात गायब है, महंगाई की बात गायब है, महिला सुरक्षा की बात गायब है, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात गायब है, एमएसपी की बात गायब है। ये सब शब्द उनके भाषणों से गायब हो चुके हैं। इसीलिए जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो भाजपा के प्रत्याशी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हमारी प्रत्याशी के महिला होने के चलते आंसू होना गलत बात है क्या? आंसू होना अगर गलत बात है तो मुझे बताइए, जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो जब बेटी की विदाई होने लगती है तो बेटी रोती है कि नहीं रोती है? रोना तो इंसान की बात है ना, रोना इंसान की बात है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान खुश होता है, इंसान दुखी होता है। जिस इंसान ने अपने जीवन संगिनी को खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया हो, वो तो रोएगा ही ना। वही नहीं रोएगा जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया हो, झूठ बोला हो, देश को गुमराह किया हो। उसी को नहीं मालूम है कि जीवन साथी होने का क्या मतलब होता है। और आज जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है तो एक कहावत है ना कि पुरानी शराब को ही नए बोतल में परोसा जा रहा है, पुराने ही जुमलों को गारंटी का नाम दे दिया गया है। और आज उन्होंने एक गारंटी पत्र जारी किया है। एक तो वो जो गारंटी पत्र है वो गारंटी पत्र नहीं है, वो जुमला पत्र है, जुमला पत्र। और उस जुमला पत्र को जब आप देखेंगे तो उस जुमला पत्र में 50 से ज्यादा फोटो तो खाली प्रधानमंत्री का लगाया गया है। अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगाने से हमारा कल्याण होता हो तो हर पेट्रोल पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, वहां पे पेट्रोल 100 रुपए की बजाय 50 रुपये लीटर मिल रहा होता। और उस पूरे के पूरे पत्र में कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई है, रोजगार की बात नहीं की गई है, और इस देश के भीतर नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर कोई बात नहीं किया। इसीलिए आप तमाम लोगों को तय करना है, 3 चीज आपको तय करना है। पहला कि वोट आपको देना है, आप जिसको वोट दीजिएगा 400 पार क्या वो 500 पार भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकार जनता का है। जनता तय करेगी कि उसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है। दूसरी बात कि अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव इस बात के बीच में होगा कि अगर इस देश के अंदर चुनाव होंगे तो जनता के सवालों पर चुनाव होंगे। बीजेपी बताए कि 10 साल में उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या किया, कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, कितनी सड़कें बनाई, कितना एम्स खोला, कितने आईआईएम खोले, कितनी फैक्ट्रियां खोली, कितना किसानों का कर्जा माफ किया। ये बीजेपी बताए। और फिर हम बताएंगे कि हमने देश के लिए क्या किया है और हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जा सके। राजनीति भावनाओं को भड़का करके नहीं हो, राजनीति लोगों के मुद्दों के आधार पर हो। और लोगों का मुद्दा यह है कि
कि लोग बेकारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए एक तरफ माताओं और बहनों को बदनाम करने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ माताओं और बहनों को सम्मान करने के लिए हम महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना आमदनी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसीलिए एक तरफ वो नौजवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर डिग्री है तो नौकरी है, और 1 लाख का अप्रेंटिस योजना के तहत हर नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे और 30 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं उसको हम भरने का काम करेंगे। और कानून बना करके, सिर्फ भाषण देकर के नहीं कि आज भाषण देकर के चले गए और इस बात का कोई गारंटी नहीं हो कि वो लागू हुआ कि नहीं हुआ। कानून बना करके, एमएसपी का कानून बना करके हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। समाज के हर वर्ग को, हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हर तबके के, हर वर्ग के लोगों की गिनती कीजिए, एक्सरे कीजिए और जिसकी जो आर्थिक हालत है, जिसकी जो सामाजिक हालत है, उस आर्थिक और सामाजिक हालत को बेहतर करने के लिए हमने गिनती करो का संकल्प किया है। और किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि इस समाज का छीन करके उस समाज को दे देना है, बल्कि बिना वजह का जो 50% का कैप बना करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस कैप को खत्म करेंगे, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। यह तमाम संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं। ये मेरा आग्रह है आपसे, मेरा अपील है आपसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई देश में होने जा रही है। इसीलिए आप सब लोगों को अपना मतभेद भुला करके, होता है ना कि अलायंस में ये सीट हम लेना चाहते थे, वो सीट हम लेना चाहते थे, इस नेता का उस नेता से नहीं बनता है, उस नेता का इस नेता से नहीं बनता है। यह तमाम मतभेद को भुला करके एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसका काम है महाराष्ट्र के सम्मान को पुनर्स्थापित करना। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके महाराष्ट्र के आम लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है, तो महाराष्ट्र के आत्म सम्मान के लिए जो आपकी बहू बेटी के बारे में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने की भाषा बोली जाती है, उस अपमान के खिलाफ महाराष्ट्र के सम्मान के लिए आप तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसके पास महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, एक मुद्दा है, जिसमें हम रोजगार कैसे देंगे, जिसमें हम महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जुमला है, झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, इसके बीच में यह संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के आपको ये सोचना है कि प्रतिभा ताई सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, हम सब प्रत्याशी हैं और चंद्रपुर के सम्मान के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और तमाम कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। और दूसरी बात कि यह जो निर्णायक और विचारधारात्मक लड़ाई है, इस लड़ाई में इस देश को यह तय करना है कि क्या जुमलेबाजी करते हुए हर साल दर साल, हर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, या इस देश की 140 करोड़ जनता उस शासक को सबक सिखाएगी और उसको बताएगी कि आने वाले समय में इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो अब की बार 400 पार बोल करके देश की जनता को अपमानित करने का काम करे, उसको सबक सिखाने का काम करेगी। इसका फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप एकजुट रहें, मुस्तैद रहें, सशक्त रहें और मन में इस बात को लेकर के चलें कि इस बार चंद्रपुर में न सिर्फ आपको प्रतिभा ताई का हाथ मजबूत करना है, बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए
पूरे देश के सम्मान के लिए पूरे देश को एक मैसेज भेजना है कि जब जब सत्ता अहंकारी होती है तो सत्ता के अहंकार के सामने जनता खड़ी हो जाती है, जन आंदोलन बन जाता है, उस अहंकार को चूर करने का काम करती है। और दो विचार के रूप में आपको, दो विचारधारा के बीच में जो संघर्ष है उसमें एक विचारधारा को आपको चुनना है। एक तरफ नफरत की भाषा है, बंटवारे की भाषा है और लोगों के मुद्दों को गुमराह करने की भाषा है, और दूसरी तरफ गांधी की भाषा है जिसमें हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सम्मति के मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना, तो अकेला हो गए ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? क्या हुआ भैया? एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा, इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, ये बेईमानी आप देख रहे हैं? अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जब नशा का खुमारी था, नशा सर चढ़ करके बोल रहा था, जब 2019 में वो नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ा तो 2024 में आपके ऊपर क्यों चढ़ेगा? आप तो वो समझदार लोग हैं जो तब इनके भुलावे में नहीं आए तो अब इनके भुलावे में क्या आएंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई तो पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तब करेंगे ना जब वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में रहेगा। जो ही आपकी पार्टी में आ जाएगा तब तो आप उसको जीजा जी कहना शुरू कर देंगे। यही हो रहा है ना। दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो जेल चले जाइए या भाजपा में आ जाइए। भाजपा में जो ही आप आ गए फिर तो आपकी जो है सारी गलती माफ है और आप बिल्कुल धुल करके ऐसे चकाचक साफ हो गए हैं जैसे वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े के ऊपर आयरन भी हो चुका है। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि प्रतिभा ताई ने एक नाम लिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि देश में हिटलर शाही लाई जा रही है। हिटलर शाही जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इस देश के भीतर संविधान का शासन है। और संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? संविधान के शासन का मतलब यह होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में यह बात सुनिश्चित की गई कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जनता के पास वोट का अधिकार है और जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चुनेगी, वो जो है प्रत्याशी होगा जीता हुआ, और जीते हुए प्रत्याशी जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आपने वोट दिया महाविकास आघाड़ी को, आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया एनसीपी को, विधायक जी चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में भी क्या हो रहा है? बीजेपी में ये हो रहा है कि पहले आडवाणी जी हुआ करते थे पीएम इन वेटिंग, आजकल फडणवीस जी हैं सीएम इन वेटिंग।
मतलब अपने ही नेता को, अपने ही कार्यकर्ता को वो पीछे छोड़ करके बाहर से लाए हुए लोगों को बिठा करके सीएम बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान जी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देते हैं कि जो कांग्रेस के नेता यूपीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए थे, वही कांग्रेस के नेता एनडीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए हैं। तो आपने कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया है? आपने कौन सा परिवारवाद के ऊपर कार्रवाई किया है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और ये बेईमानी क्यों हो रही है? ये बेईमानी इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे इस देश की जनता को यह एहसास करा दिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके सामने अत्याचार होता रहेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह बात हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे बिठाने की कोशिश की जा रही है? प्रचार के माध्यम से हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को वोट होगा। आप जिसको चंद्रपुर में वोट दीजिएगा वही आपका खासदार बनेगा ना? क्या वही खासदार बनेगा ना? फिर यह बात कहां से बोली जा रही है? अब की बार 400 पार कैसे बोला जा रहा है? यह आत्मविश्वास पंत प्रधान को कहां से आ रहा है कि चुनाव होने से पहले ही, वोट होने से पहले ही, अभी पहले चरण का भी वोटिंग नहीं हुआ है, 7 चरण में मतदान होना है और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इनको कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी हैं क्या? क्या भविष्य देखते हैं? अगर भविष्य देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि अब की बार पेट्रोल कितना 100 पार होगा। ये भी बता दीजिए कि अब की बार गैस सिलेंडर कितना 100 पार होगा। अब की बार कितने और किसानों को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ेगी, कितने और नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, बेरोजगारी कितना पार होगा, महंगाई कितनी पार होगी, ये भी जरा देश को बता दीजिए, बता दीजिए ना। इसका क्या मतलब है? इस बात को समझिए। जब सत्ता को इस बात का अहंकार होता है कि हमको जनता को वोट की जरूरत नहीं है, तब उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है। भाजपा के कैंडिडेट को चंद्रपुर में महाराष्ट्र की महिलाओं का, देश की महिलाओं का, हमारी प्रत्याशी का अपमान करने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ हमने खरीद लिया है। एजेंसी हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, सारा प्रचार तंत्र हमारे कंट्रोल में। तो प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बिठा देंगे कि अब की बार 400 पार, लोग हमको वोट दे ना दें लेकिन हम सीट जीत जाएंगे। ये जो खतरा है, यह खतरा हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी साजिश हमारे साथ रची जा रही है। आज ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि धीरे धीरे इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और संविधान का शासन अगर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संविधान ने आज हमको एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या है? कि हम मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, हमारा भी वोट एक है, जो लोग यहाँ खड़े हैं उनका भी वोट एक है, और आप सब लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं आपका भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। यह है संविधान की ताकत कि हवाई जहाज से उड़ने वाला का भी वोट एक होता है और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह है संविधान की ताकत। और यह जो वोट की ताकत से 5 साल में हम सरकार बदल सकते हैं, हम व्यवस्था बदल सकते हैं। जिस सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया उस सरकार को हम पलट सकते हैं। यह आत्मविश्वास यह हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमारे दिमाग में यह बात बिठा देना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो आपको मन में लगने लगेगा कि भाजपा जब जीत ही रही है, जब शिंदे जी भी उन्हीं के साथ हैं, फडणवीस जी भी वही गाना गा रहे हैं, अजीत दादा भी वही हैं,
कांग्रेस के नेता को भी तोड़ लिया। अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा बढ़िया आदमी है। इसका मतलब वोट नहीं देते। और आपके दिमाग में यह बात बिठा दी जाएगी कि जब जीत ही रहा है और हम हार ही रहे हैं तो आपका आत्मबल नीचे हो जाए। और आत्मबल नीचे कैसे होता है और आत्मबल जब इंसान का नीचे हो जाए तो मुनाफा कैसे कमाया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। टीवी पे एक ऐड आता था ना, फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाएगा, आता था ना। एक आदमी हमको बता दीजिए जो फेयर एंड लवली लगा करके अपना मुंह गोरा कर लिया। एक आदमी बता दीजिए, एक आदमी बताइए। ठीक है, अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा नहीं होता है तो हमको दो बात सोचनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गोरा हो कि काला हो क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, कृष्ण जी का रंग काला है कि नहीं है। अब मेरा नाम कन्हैया है, अब मोदी जी जिस महिला को छोड़ दिए उनका नाम यशोदा है। जिस देश में भगवान का रंग काला है, यहां जबरदस्ती गोरा होने का क्या जरूरत है। आपके मन में बिठाया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं है तो आप अच्छे नहीं हैं। और जब यह बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तब आपके सामने वो फेयर एंड लवली का ट्यूब बेचा जाता है। अब मार सुबह शाम उसको मुंह में आप घस रहे हैं, कहीं वो गोरा होना है लगाने से। यही बात, यही साइकोलॉजी हमारे दिमाग के साथ खेली जा रही है। अब तेंदुलकर आकर के आपको कहेगा कि पुष्प पीजिए तो आप 250 रुपए किलो जो है चीनी खरीद करके पीजिएगा और पिलाइएगा अपने बच्चों को। प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि हकीकत से आपको दूर किया जाए। आप टीवी खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप मोबाइल खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप रेडियो सुनिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। आप अखबार खोलिए, आपको मोदी जी दिखेंगे। ऐसा लगता है कि मोदी जी इंसान नहीं हो। अभी तो भाजपा के नेताओं ने ये कहना भी शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी भगवान हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि नाम लेंगे मोदी जी का, नाम लेंगे मोदी जी का, फोटो दिखाएंगे मोदी जी का, तो उसके पीछे ये सवाल गुम हो जाएगा कि आपने सरकार चलाई इस देश में 10 साल। 10 साल के कार्यकाल में आपने कौन सा ऐसा 10 काम किया है कि जिसके आधार पे आपको 2024 में भी वोट दिया जाए? यह सवाल अब की बार 400 पार के पीछे छुप जाएगा कि अब की बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था वो सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि जो सोना 35,000 रुपए 40,000 रुपए तोला मिलता था वो 75,000 रुपए तोला क्यों मिल रहा है। यह सवाल छुप जाएगा कि इस देश के अंदर रोज बरोज कमर तोड़ महंगाई क्यों बढ़ रही है और पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद, प्रधानमंत्री की तरह नकली डिग्री नहीं, ओरिजिनल इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बावजूद लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। हर मिनट महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्यों काम धंधा कम होता जा रहा है। क्यों हमारी उम्र में हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जितना काम कर पाए आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों की शादी की, घर बनाया और अपने माँ बाप का भरण पोषण किया। आज जो नई पीढ़ी है वह यह काम क्यों नहीं कर पा रही है। हम में से ज्यादा नौजवान आज भी माँ बाप के बनाए घर में रह रहा है, अपना घर नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं,
और नौकरी मिलने से पहले, नौकरी बाद में मिलती है, कर्जदार आप पहले बन जाते हैं। ईएमआई की हालत यह है कि वॉशिंग मशीन से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, गाड़ी तक हर चीज ईएमआई पे चल रहा है। ये जो हालत हुई है अर्थव्यवस्था की, उसका जवाबदेह कौन है? और जो वादे सरकार ने किए थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से किए थे, उन वादों का क्या हुआ? वादा किया था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी बता दीजिए जिसके खाते में 15 लाख रुपया सरकार ने भेजा हो? कोई एक आदमी? कोई एक आदमी? नहीं, मैं वो भाजपा के प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके खाते में 15 लाख नहीं, उसके खाते में हो सकता है 1500 करोड़ पहुंच गया हो। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। किसी के खाते में 15 लाख नहीं पहुंचा। हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार मिलना था, किसी को रोजगार नहीं मिला। जो वादे सरकार ने किए थे, उसमें से कौन सा वादा पूरा हो गया? बुलेट ट्रेन चलने लगी क्या? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया क्या? किसानों को उनकी आमदनी दुगनी हो गई क्या? महिलाओं पे अत्याचार कम हो गए क्या? भ्रष्टाचार रुक गए क्या? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो 2 बार पंत प्रधान बनने के बाद जब तीसरी बार फिर से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो आज की तारीख में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसीलिए आप भाजपा का चुनाव प्रचार उठा करके देख लीजिए। उनके चुनाव प्रचार में रोजगार की बात गायब है, महंगाई की बात गायब है, महिला सुरक्षा की बात गायब है, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात गायब है, एमएसपी की बात गायब है। ये सब शब्द उनके भाषणों से गायब हो चुके हैं। इसीलिए जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो भाजपा के प्रत्याशी भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी, हमारी प्रत्याशी के महिला होने के चलते आंसू होना गलत बात है क्या? आंसू होना अगर गलत बात है तो मुझे बताइए, जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो जब बेटी की विदाई होने लगती है, तो बेटी रोती है कि नहीं रोती है? रोना तो इंसान की बात है ना। रोना इंसान की बात है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान खुश होता है, इंसान दुखी होता है। जिस इंसान ने अपने जीवन संगिनी को खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया हो, वो तो रोएगा ही ना। वही नहीं रोएगा जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया हो, झूठ बोला हो, देश को गुमराह किया हो। उसी को नहीं मालूम है कि जीवन साथी होने का क्या मतलब होता है। और आज जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो एक कहावत है ना कि पुरानी शराब को ही नए बोतल में परोसा जा रहा है। पुराने ही जुमलों को गारंटी का नाम दे दिया गया है। और आज उन्होंने एक गारंटी पत्र जारी किया है। एक तो वो जो गारंटी पत्र है, वो गारंटी पत्र नहीं है, वो जुमला पत्र है, जुमला पत्र। और उस जुमला पत्र को जब आप देखेंगे, तो उस जुमला पत्र में 50 से ज्यादा फोटो तो खाली प्रधानमंत्री का लगाया गया है। अगर प्रधानमंत्री का फोटो लगाने से हमारा कल्याण होता हो, तो हर पेट्रोल पे प्रधानमंत्री का फोटो लगा होता है, वहां पे पेट्रोल 100 रुपए की वजह 50 रुपये लीटर मिल रहा होता। और उस पूरे के पूरे पत्र में कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई है, रोजगार की बात नहीं की गई है, और इस देश के भीतर नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं किया। इसीलिए आप तमाम लोगों को तय करना है। 3 चीज आपको तय करना है। पहला कि वोट आपको देना है। आप जिसको वोट दीजिएगा, 400 पार क्या, वो 500 पार भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकार जनता का है। जनता तय करेगी कि किसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है। दूसरी बात कि अगर चुनाव हो रहा है, तो चुनाव इस बात के बीच में होगा कि अगर इस देश के अंदर चुनाव होंगे, तो जनता के सवालों पर चुनाव होंगे। बीजेपी बताए कि 10 साल में उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या किया, कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, कितनी सड़कें बनाई, कितना एम्स खोला, कितने आईआईएम खोले,
कितनी फैक्ट्रियां खोली, कितना किसानों का कर्जा माफ किया, ये बीजेपी बताए। और फिर हम बताएंगे कि हमने देश के लिए क्या किया है और हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण किया जा सके। राजनीति भावनाओं को भड़का करके नहीं हो, राजनीति लोगों के मुद्दों के आधार पर हो। और लोगों का मुद्दा यह है कि लोग बेकारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, हम उसका समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए एक तरफ माताओं और बहनों को बदनाम करने वाली बीजेपी है, दूसरी तरफ माताओं और बहनों को सम्मान करने के लिए हम महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना आमदनी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसीलिए एक तरफ वो नौजवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर डिग्री है तो नौकरी है, और 1 लाख का अप्रेंटिस योजना के तहत हर नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे और 30 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं उसको हम भरने का काम करेंगे। और कानून बना करके, सिर्फ भाषण देकर के नहीं कि आज भाषण देकर के चले गए और इस बात का कोई गारंटी नहीं हो कि वो लागू हुआ कि नहीं हुआ। कानून बना करके, एमएसपी का कानून बना करके हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। समाज के हर वर्ग को, हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हर तबके के, हर वर्ग के लोगों की गिनती कीजिए, एक्सरे कीजिए और जिसकी जो आर्थिक हालत है, जिसकी जो सामाजिक हालत है, उस आर्थिक और सामाजिक हालत को बेहतर करने के लिए हमने गिनती करो का संकल्प किया है। और किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि इस समाज का छीन करके उस समाज को दे देना है, बल्कि बिना वजह का जो 50% का कैप बना करके रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस कैप को खत्म करेंगे, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। यह तमाम संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं। ये मेरा आग्रह है आपसे, मेरा अपील है आपसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई देश में होने जा रही है। इसीलिए आप सब लोगों को अपना मतभेद भुला करके, होता है ना कि अलायंस में ये सीट हम लेना चाहते थे, वो सीट हम लेना चाहते थे, इस नेता का उस नेता से नहीं बनता है, उस नेता का इस नेता से नहीं बनता है। यह तमाम मतभेद को भुला करके एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसका काम है महाराष्ट्र के सम्मान को पुनर्स्थापित करना। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके महाराष्ट्र के आम लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है, तो महाराष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए जो आपकी बहू बेटी के बारे में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने की भाषा बोली जाती है, उस अपमान के खिलाफ महाराष्ट्र के सम्मान के लिए आप तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसके पास महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक सकारात्मक एजेंडा है, एक मुद्दा है, जिसमें हम रोजगार कैसे देंगे, जिसमें हम महंगाई कैसे कम करेंगे, महिलाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित करेंगे, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक सकारात्मक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जुमला है, झूठ है, नफरत है, बंटवारा है, इसके बीच में यह संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के आपको ये सोचना है कि प्रतिभा ताई सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, हम सब प्रत्याशी हैं और चंद्रपुर के सम्मान के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और तमाम कार्यकर्ता मिलकर के एकजुट होकर के काम करें। और दूसरी बात कि यह जो निर्णायक और विचारधारात्मक लड़ाई है, इस लड़ाई में इस देश को यह तय करना है कि क्या जुमलेबाजी करते हुए हर साल दर साल, हर 5 साल के बाद कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, या इस देश की 140 करोड़ जनता उस शासक को
सबक सिखाएगी और उसको बताएगी कि आने वाले समय में इतिहास में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो अब की बार 400 पार बोल करके देश की जनता को अपमानित करने का काम करे, उसको सबक सिखाने का काम करेगी। इसका फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप एकजुट रहें, मुस्तैद रहें, सशक्त रहें और मन में इस बात को लेकर के चलें कि इस बार चंद्रपुर में न सिर्फ आपको प्रतिभाताई का हाथ मजबूत करना है, बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए, पूरे देश के सम्मान के लिए, पूरे देश को एक मैसेज भेजना है कि जब जब सत्ता अहंकारी होती है तो सत्ता के अहंकार के सामने जनता खड़ी हो जाती है, जन आंदोलन बन जाता है, उस अहंकार को चूर करने का काम करती है। और दो विचार के रूप में आपको, दो विचारधारा के बीच में जो संघर्ष है उसमें एक विचारधारा को आपको चुनना है। एक तरफ नफरत की भाषा है, बंटवारे की भाषा है और लोगों के मुद्दों को गुमराह करने की भाषा है, और दूसरी तरफ गांधी की भाषा है जिसमें हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना, तो अकेला हो गए ही ना, पत्नी को छोड़ दोगे तो अकेला ही रहोगे। एक अकेला, क्या हुआ उस एक अकेले का? क्या हुआ भैया? एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? ना दूल्हा का पता है ना बैंड वाले का, एक अकेला की ऐसी बारात बनाई है कि जिसको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि इनको जेल में डालेंगे, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा, इनके ऊपर सीबीआई का कार्रवाई होगा, इनको परिवारवादी बोलते थे। बताइए, ये बेईमानी आप देख रहे हैं? अपनी आंख से इसको देखिए आप और समझिए। और चंद्रपुर के लोगों के कहने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में जब नशा का खुमारी था, नशा सर चढ़ करके बोल रहा था, जब 2019 में वो नशा आपके ऊपर नहीं चढ़ा तो 2024 में आपके ऊपर क्यों चढ़ेगा? आप तो वो समझदार लोग हैं जो तब इनके भुलावे में नहीं आए तो अब इनके भुलावे में क्या आएंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई तो पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है। कहते हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई तब करेंगे ना जब वो भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टी में रहेगा। जो ही आपकी पार्टी में आ जाएगा तब तो आप उसको जीजा जी कहना शुरू कर देंगे। यही हो रहा है ना। दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो जेल चले जाइए या भाजपा में आ जाइए। भाजपा में जो ही आप आ गए फिर तो आपकी जो है सारी गलती माफ है और आप बिल्कुल धुल करके ऐसे चकाचक साफ हो गए हैं जैसे बासी